जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक, जिसमें आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, चूँकि ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, इसलिए इनकी अच्छी तैयारी करें, वीडियो को आखिरी तक देखें। और एक आग्रह आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इस वीडियो में बताए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न न केवल आपको कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उपयोगी होंगे, अपितु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी ये उपयोगी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जो हमारी पहली पाठ्यपुस्तक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस इकाई पर 6 अंकों का अधिभार है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी यानी 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से पूछा जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। विकल्प ए विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, बी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, सी कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा प्रश्न है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका विकल्प ए है क्या उत्पादन किया जाए, बी कैसे उत्पादन किया जाए, सी किसके लिए उत्पादन किया जाए और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है वह है ए क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि क्या के साथ ही कितना उत्पादन किया जाए यानी उत्पादित वस्तु की मात्रा भी इसी से संबद्ध है, इसलिए विकल्प ए सही है। तीसरा प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है ए व्यक्तिगत मात्राओं से, बी व्यक्तिगत उत्पादन से, सी सामूहिक मात्राओं से और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है सामूहिक मात्राओं से। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। विकल्प ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में और डी अविकसित अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रश्न क्रमांक 5, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। ए किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, बी वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए और सी वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 6, अर्थव्यवस्था में रिक्त स्थान क्षेत्र होते हैं ए 2, बी 3, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। विकल्प ए उपभोग, बी विनिमय, सी वितरण और डी बजट। और विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। विकल्प ए राष्ट्रीय उत्पादन का, बी विशिष्ट फर्मों का, सी कीमत के स्तरों का और डी उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर है विशिष्ट फर्मों का, विकल्प बी। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ दिया हुआ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान, ए बेरोजगारी की समस्या, बी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति,
सी कुल मांग और डी जूट उद्योग। तो विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है थोड़ा अस्पष्ट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान देता है? तो यहाँ पर विकल्प ए बी सी डी में डी जूट उद्योग सही आएगा। लेकिन अगर प्रश्न को हमने यथावत समझा, ध्यान नहीं देता है, तो फिर यह प्रश्न जो है यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, कुल मांग और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, ये तीनों ही चीजें जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? ए, कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। बी, किसी अर्थव्यवस्था में आय का असामान्य वितरण। सी, भारत को अति जनसंख्या वाला देश नहीं होना चाहिए। और डी, आय के असमान वितरण में कमी। तो विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी थोड़ा समझने में अलग सा है। क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण यहाँ पर विकल्प ए, कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, यह सही प्रतीत होता है। लेकिन अगर यह प्रश्न होता कि क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है, तब हम विकल्प सी, भारत को अति जनसंख्या वाला देश नहीं होना चाहिए, इस विकल्प का चुनाव करते, क्योंकि यह आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 13, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा जिनके द्वारा दी गई है? ए, एडम स्मिथ, बी, रॉबिन्स, सी, मार्शल और डी, पीगू। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर मार्शल, यानी विकल्प सी। सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया? ए, मार्शल, बी, बोल्डिंग, सी, कीन्स और डी, रैगनर फ्रिश। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। प्रश्न क्रमांक 15, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है? ए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, समूह पर लागू नहीं, सी, अवास्तविक मान्यताएं और डी, उपर्युक्त सभी। तो विकल्प डी, उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए, शिक्षक द्वारा अध्यापन, बी, चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा, सी, कालाबाजारी और डी, कृषक द्वारा कृषि कार्य। ए, बी और डी तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं। कालाबाजारी आर्थिक क्रिया में नहीं आता है, क्योंकि यह अपराध है। प्रश्न क्रमांक 17, अर्थशास्त्र की प्रकृति है? विकल्प ए, विज्ञान, विकल्प बी, कला, सी, विज्ञान एवं कला दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विज्ञान एवं कला दोनों। प्रश्न क्रमांक 18, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है? विकल्प ए, उपभोक्ता, बी, उत्पादक, सी, सेवाधारी और डी, सेवा प्रदाता। तो इसका सही उत्तर है ए, उपभोक्ता। विद्यार्थियों, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। हम किसी अन्य वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। अभी हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही बात कर रहे हैं। भाग 1 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 3 आएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला 1 आएगा और विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा। इस तरह कुल अंकों का जो अधिभार है वह है 9। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, कीमत अनुपात PX बटे PY का ढाल सूचित करता है? विकल्प ए, बजट रेखा, बी, बजट समूह या सेट, सी, कीमत रेखा और विकल्प डी है ए और सी दोनों। तो बजट रेखा या कीमत रेखा दोनों ही को सूचित करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है? ए, धनात्मक ढाल, बी, ऋणात्मक ढाल और सी, स्थिर ढाल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी, ऋणात्मक ढाल। प्रश्न क्रमांक 3,
सीमांत उपयोगिता हो सकती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्यात्मक और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी उपर्युक्त सभी यह सही है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सही है। दूसरा विकल्प बी जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने या गिरने लगती है, यह भी सत्य है। सी जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, यह कथन भी सत्य है। डी जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, यह कथन असत्य है। तो यही हमको चुनना था, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है ए मूल्य निर्धारण का, बी मांग का नियम, सी उपभोक्ता की बचत का और डी उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पर सही उत्तर है उपर्युक्त सभी का। प्रश्न क्रमांक 7, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता ए घटने लगती है, बी बढ़ने लगती है, सी स्थिर हो जाती है और डी गुणा करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, या इसके स्थान पर अगर लिखा हो अधिकतम होती है तो अधिकतम होती है, यह विकल्प भी हम चुन सकते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है स्थिर हो जाती है, मतलब इसमें फिर वृद्धि नहीं होती। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 8, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है ए सीमांत उपयोगिता, बी धनात्मक उपयोगिता, सी ऋणात्मक उपयोगिता और डी शून्यात्मक उपयोगिता। तो यहाँ पर विकल्प ए सीमांत उपयोगिता यह सही विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 9, उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है ए मुद्रा द्वारा, बी इकाइयों द्वारा, सी मुद्रा और इकाइयों द्वारा और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी मुद्रा और इकाइयों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 10, सीमांत उपयोगिता है ए कुल घटती औसत उपयोगिता, बी कुल उपयोगिता में वृद्धि, सी कुल बढ़ती औसत उपयोगिता और डी कुल उपयोगिता का इकाइयों की संख्या में भाग। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि, यानी विकल्प बी सही है। प्रश्न क्रमांक 11, उदासीनता वक्र संश्लेषण द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है? विकल्प ए MUX बराबर PX, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर PX यानी X वस्तु की कीमत। बी MUX के बटे PX बराबर MUY के बटे PY। MUY अर्थात सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की बटे Y वस्तु की कीमत। सी MRS XY बराबर PX बटे PY और विकल्प डी MUX बराबर MUY। तो विद्यार्थियों, उदासीनता वक्र संश्लेषण में चूंकि हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की बात करते हैं, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। लेकिन अगर एक वस्तु की हम बात करें तो एक वस्तु होने पर उपभोक्ता संतुलन की जो स्थिति है उसमें MUX बराबर होता है PX, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर X वस्तु की कीमत, यानी सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, सुरेश द्वारा सेब की 6वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 300 इकाई है तथा 7वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 इकाई है, तो कुल उपयोगिता 7वीं इकाई तक कितनी होगी? तो 7वीं इकाई तक कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 6वीं इकाई तक प्राप्त कुल उपयोगिता 300 में 30 को जोड़ देंगे। इस तरह से विकल्प ए 330 यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए समान हो।
ए वस्तु की मांग के, बी वस्तु की पूर्ति के, सी वस्तु की कीमत के और उपरोक्त सभी। तो विकल्प सी जो है वस्तु की कीमत के, यह सही है। प्रश्न क्रमांक 14, उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट लाइन या बजट रेखा ए उदासीनता वक्र के ऊपर हो, बी उदासीनता वक्र के नीचे हो, सी उदासीनता वक्र के लंबवत हो और डी उदासीनता वक्र को काटे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि यह बजट रेखा है और ये वाली जो रेखा है यह उदासीनता वक्र है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में एक विकल्प है सी उदासीनता वक्र के लंबवत हो। तो यहाँ पर उदासीनता वक्र और बजट रेखा कैसे है? बजट रेखा स्पर्श रेखीय है, लंबवत नहीं है। तो यहाँ पर शब्द होना चाहिए था उदासीनता वक्र स्पर्श रेखीय हो, लेकिन चूंकि ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है तो सबसे अधिक जो सही प्रतीत होता है वह उदासीनता वक्र के लंबवत हो। अगर हम इसको इस तरह से मान लें कि जो उदासीनता वक्र है ये इस तरह से बजट रेखा पर लंब है, या उदासीनता वक्र का एक बिंदु जो है वह इस बजट रेखा पर लंब है, तो इस आधार पर हम यहाँ विकल्प सी का चुनाव करते हैं, उदासीनता वक्र के लंबवत हो। प्रश्न क्रमांक 15, यदि MUY बराबर 20, MUX बराबर 60, कीमत Y वस्तु की 4 रुपये, तब X वस्तु का संतुलन मूल्य क्या होगा? तो विद्यार्थियों, अभी हमने प्रश्न क्रमांक 11 में देखा कि MUX के बटे PX बराबर MUY के बटे PY। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे, MUX यानी 60 के बटे क्या निकालना है हमें? X वस्तु की कीमत यानी PX ज्ञात करना है, बराबर MUY यहाँ दिया हुआ है 20 के बटे Y वस्तु की कीमत कितनी है? 4। अब हम यहाँ तिर्यक गुणा कर दें तो अगली स्टेप में होगा PX गुणा 20 बराबर 60 गुणा 4। तो PX यहाँ से हम 20 का पक्षांतर कर दें तो 60 गुणा 4 के बटे 20, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 2 से ये 6, 3 बार विभाजित हो गया, 3 चौके 12। तो PX यानी P वस्तु की कीमत आती है 12। तो यहाँ पर विकल्प C जो है यह सही विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 16, उदासीनता वक्र सदैव होता है A मूल बिंदु के नतोदर, B मूल बिंदु के उन्नतोदर, C एक लंबवत सीधी रेखा और एक समानांतर सीधी रेखा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर विकल्प B मूल बिंदु के उन्नतोदर यह सही विकल्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण से दर्शाता है। A कीमत रेखा, B उदासीनता वक्र, C उदासीनता तालिका और D उपरोक्त सभी। तो दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर ये तीनों ही प्रदर्शित करती है, इसलिए यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18, उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है A कीमत अनुपात, B ह्रासमान या घटती हुई, विकल्प C साधन विकल्प तथा विकल्प D सीमांत उपयोगिता। तो सही विकल्प है वह है B ह्रासमान यानी घटती हुई। प्रश्न क्रमांक 19, यदि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब वह A अपनी कुल आय को खर्च नहीं करेगा, B वह अपनी कुल आय का खर्च करेगा, C शायद अपनी आय को खर्च करे और D संतुलन स्थिति में होगा। विकल्प A सही है। उदासीनता मैप दर्शाता है A उच्च उदासीनता वक्र, B नीचे उदासीनता वक्र, C उदासीनता वक्र परिवार और D इनमें से कोई नहीं। तो एक उदासीनता मैप उदासीनता वक्र परिवार को दर्शाता है, अर्थात विकल्प C सही है। प्रश्न क्रमांक 21, उपयोगिता आमतौर पर
खालिस्तान से संबंधित है? ए संतुष्टि से, बी आवश्यक, सी बेकार और डी उपयोगी। तो उपयोगिता किससे संबंधित है? संतुष्टि से, यानी विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 22, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता। विकल्प ए 0, बी वापसी के नियम, सी न्यूनतम और डी संतुलन। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 23, एक उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयोगिताएं हैं। ए बढ़ रहा है, यानी सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, बी बराबर, सी न्यूनतम और डी सबसे ऊंचा। तो सीमांत उपयोगिताएं, दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं जब बराबर हो तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही है। प्रश्न क्रमांक 24, की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है। किसकी वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है, ये बताना है। विकल्प ए उपयोगिता अधिकतम, बी बजट की कमी, सी डिमांड कर्व और डी सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर विकल्प ए उपयोगिता अधिकतम, यह विकल्प सही है, क्योंकि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उतने ही रुपए खर्च करेगा जितनी की उसे उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी अधिकतम उपयोगिता के बराबर उस वस्तु के लिए मूल्य वह चुकाएगा, इससे अधिक नहीं। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? ए चाय तथा कॉफी, बी कोक तथा पेप्सी, सी चावल तथा गेहूं और डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी सही है। प्रश्न क्रमांक 26, सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर ए बढ़ती है, बी मांग में कमी, सी घटती है और डी ना घटती ना बढ़ती। तो सामान्य वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 27, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है। ए मांग में विस्तार, बी मांग में कमी, सी मांग में वृद्धि और डी नीचे की ओर। तो विद्यार्थियों, मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि दोनों अलग अलग बातें हैं। मांग में विस्तार कब होता है? किसी वस्तु की कीमत के कारण मांग जब बढ़ती है तो उसे हम मांग में विस्तार कहते हैं, लेकिन कीमत के अलावा अन्य कारणों से जब मांग बढ़ती है तब उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, मतलब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा? स्थानापन्न, दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए विकल्प सी मांग में वृद्धि सही है। प्रश्न क्रमांक 28, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है। ए दाईं तरफ, बी बाईं तरफ, सी ऊपर की ओर और डी नीचे की ओर। तो पेट्रोल और कार दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की मांग भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये पहले वाली कार की मांग है जब पेट्रोल की कीमत इस लेवल पर थी। अब अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, इस लेवल पर आ जाए P1 P2, तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो जो कार की मांग है वह कम हो जाएगी और यह जो मांग वक्र है बाईं तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, बाईं तरफ। प्रश्न क्रमांक 29, किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है इस मान्यता में कि ए स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प बी उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं पूर्ववत रहती हैं, सी उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो विकल्प डी है उपरोक्त सभी, यह सही है। प्रश्न क्रमांक 30, इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? ए चाय तथा कॉफी, बी स्याही का पेन तथा बॉल पेन और सी कोक तथा पेप्सी और डी ब्रेड तथा बटर। तो यहाँ पर आप देखें कि चाय कॉफ़ी, कोक, पेप्सी, स्याही का पेन या बॉल पेन यानी डॉट पेन, ये सभी कैसी स्थानापन्न वस्तुएं हैं,
तो स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण कौन सा नहीं है? ब्रेड तथा बटर, क्योंकि ब्रेड और बटर एक साथ खाई जाती है, इसलिए यह पूरक वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी का चुनाव करेंगे। प्रश्न क्रमांक 31, मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में संबंध होता है। ए विपरीत, बी आनुपातिक, सी धनात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका विकल्प ए सही है, विपरीत। प्रश्न क्रमांक 32, मांग का विस्तार से आशय है। ए मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना, मांग वक्र का नीचे जाना, सी मांग वक्र का ऊपर जाना तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी मांग वक्र का नीचे जाना यह सही विकल्प है। यहाँ पर आप रेखा चित्र में देखें, यह एक मांग वक्र है डी डी और यहाँ पर कीमत P1 के लेवल पर मांग Q1 है। प्रारंभिक स्थिति यानी कीमत P के स्तर पर मांग Q है तथा कीमत बढ़ जाने पर यानी P2 हो जाने पर मांग कम हो जाती है Q2। तो मांग में विस्तार का संबंध होता है कीमत में कमी या वृद्धि के कारण मांग में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर मांग में विस्तार कब होगा? जब कीमतें कम हो जाएंगी, यानी कीमत P से P1 हो जाए। कीमत जब P से P1 हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मांग भी बढ़कर के Q से Q1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मांग में वृद्धि है इसे हम क्या कहेंगे? मांग में विस्तार। और अगर कीमत अधिक हो जाए तो मांग में कमी होगी और मांग Q से Q2 हो जाएगी। तो इस तरफ अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो संकुचन होगा, दाईं तरफ जाएंगे तो विस्तार होगा। तो यहाँ पर मांग वक्र का नीचे की ओर जाना, मांग वक्र यहाँ पर देखिए इस बिंदु से ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न क्रमांक 33, व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। ए जनसंख्या के आकार एवं संरचना द्वारा, बी जलवायु एवं मौसम द्वारा, सी आय के वितरण द्वारा और डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो विकल्प डी यहाँ पर इनमें से किसी के द्वारा नहीं, यह सही है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नांकित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होगा? कीमत दी हुई है 20 रुपये और दूसरी स्थिति में भी कीमत 20 है। मांग की इकाइयाँ, कीमत 20 रुपये पर पहले 100 इकाइयाँ हैं और बाद में 70 इकाइयाँ। विकल्प ए मांग वक्र दाईं ओर खिसकना, मांग वक्र बाईं ओर खिसकना, बी मांग वक्र का ऊपर जाना और मांग वक्र का नीचे जाना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखें कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मांग जो है वह 100 से घटकर 70 हो गई है, यानी मांग में कमी आई है। यहाँ पर आप देखें कि पहली वाली जो स्थिति है इसमें मांग वक्र ये है D1, कीमत है 20। दोनों ही स्थिति में जब कीमत के स्थिर रहते हुए मांग में कमी होती है तो जो मांग वक्र है ये बाईं ओर खिसक जाता है, यानी D1 से D2 की स्थिति में आ गया। कीमत यथावत है और मांग 100 की बजाय क्या हो गई? 70 हो गई। तो मांग में कमी होने से मांग वक्र बाईं ओर खिसक गया। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 35, मांग में विस्तार का कारण है। ए दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, बी दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, सी स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना और डी पूरक वस्तु की मांग गिर जाना। विकल्प बी दी हुई वस्तु की कीमत का गिर जाना। जब कीमतें कम होंगी तभी मांग में वृद्धि होगी, यानी मांग में विस्तार होगा। प्रश्न क्रमांक 36, किसी वस्तु की मांग के विवरण शामिल हैं। ए वस्तु की कीमत, बी समयावधि, सी वस्तु की मात्रा और डी उक्त सभी। विकल्प डी यह सही है। प्रश्न क्रमांक 37, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हल्की वस्तु की मांग वक्र चली जाती है। ए दाईं ओर, बी ऊपर की ओर, सी बाईं ओर और डी नीचे की ओर। विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 38, यदि एक्स वस्तु कीमत गिर जाने पर वाई वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं हैं। ए स्थानापन्न, बी असंबद्ध, सी पूरक और
डी प्रतिस्पर्धी। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, दोनों ही वस्तुओं में कोई संबद्धता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 39, यदि y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर x वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती हैं ए स्थानापन्न, बी असंबद्ध, सी पूरक और डी प्रतिस्पर्धी। ए स्थानापन्न। प्रश्न क्रमांक 40, यदि x वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो तो इसे कहेंगे ए पूर्णतः लोचदार, बी कम लोचदार, सी पूर्णतः बेलोचदार और डी अधिक लोचदार। तो इसका सही उत्तर है सी पूर्णतः बेलोचदार। प्रश्न क्रमांक 41, एक वस्तु की मांग कैपिटल डी डी डैश से स्मॉल डी डी डैश हो जाती है तो कहा जाएगा कि, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह रेखा चित्र है, वस्तु की मांग पहले ये कैपिटल डी डी है, बाद में स्मॉल डी डी हो गई। विकल्प ए वस्तु की कीमत में गिरावट, बी वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना और सी स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना और पूरक वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। तो विद्यार्थियों मांग वक्र यहाँ पर दाईं ओर शिफ्ट हुआ है और मांग वक्र कब शिफ्ट होता है? वस्तु की कीमत के कारण मांग वक्र में शिफ्ट नहीं हुआ। मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर जाएगा कीमत के कारण, लेकिन यहाँ पर अन्य कारण से यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने के कारण इस वस्तु का जो मांग वक्र है वह दाईं ओर खिसक गया, यानी मांग में वृद्धि हो गई। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न क्रमांक 42, एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब वह ए क्रेता के लिए आवश्यक हो, बी उसके कोई उपयोग संभव हो, सी उसकी स्थानापन्न वस्तुएं अधिक हो और डी वह महंगी हो। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, क्रेता के लिए आवश्यक हो यानी अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच ऊंची नहीं होती, यानी मांग की लोच कम होती है। प्रश्न क्रमांक 43, किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी जब विकल्प ए प्रतिशत परिवर्तन कीमत में अधिक हो, प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में, बी प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में अधिक हो, प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में, सी प्रतिशत परिवर्तन कीमत में बराबर प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में और डी कीमत में परिवर्तन हो जाने पर भी मांग पूर्ववत रहना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? ए माचिस, बी दवाइयाँ, सी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक और डी एयर कंडीशनर। तो विकल्प डी सही है, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर या इसके जैसी जो आरामदायक या विलासिता की वस्तुएं हैं इनकी मांग जो है यह लोचदार होती है। 45वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो तो कीमत में कमी होगी। ए मांग की मात्रा में वृद्धि से कम अनुपात में, बी मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में, सी वस्तु पर कुल व्यय में वृद्धि और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में, यह सही है। प्रश्न क्रमांक 46, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग होती है। ए कम लोचदार, बी इकाई लोच वाली, सी अधिक लोचदार और डी पूर्णतः लोचदार। तो यहाँ पर विकल्प सी अधिक लोचदार यह सही है। प्रश्न क्रमांक 47, एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है तो परिणाम हो सकता है। ए भोजन की मांग की मात्रा में अधिक कमी, बी मांग की मात्रा में कोई कमी नहीं, सी मांग की मात्रा में मामूली कमी और डी मांग की मात्रा में असीमित कमी। तो चूंकि मांग की लोच यहाँ पर लोचदार कही गई है यानी कीमत में वृद्धि से मांग कम हो जाएगी उसी अनुपात में, तो होना तो यह चाहिए था कि उसी अनुपात में यानी जितनी कीमत में वृद्धि करता उतनी ही अनुपात में मांग में कमी होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है। तो विकल्प ए ये सबसे अधिक उचित प्रतीत होता है कि भोजन की मांग की मात्रा में अधिक कमी
हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 48, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? ए निकृष्ट, बी विशिष्ट, सी श्रेष्ठ और डी सामान्य। तो विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 49, स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में खालिस्तान होगी। ए वृद्धि, बी कमी, सी स्थिर और डी अप्रभावित। तो स्याही और पेन ये दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं। अगर एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी, यानी विकल्प बी सही है। प्रश्न क्रमांक 50, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? विकल्प ए बाएं से दाएं नीचे की ओर, बी बाएं से दाएं ऊपर की ओर, सी एक्स अक्ष के समानांतर, डी इनमें से सभी। तो विकल्प ए सही है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। प्रश्न क्रमांक 51, उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विकल्प ए हिग्स तथा एलन, बी रिकार्डो तथा सी गोसेन और डी पीगू। तो उपयोगिता के क्रमवाचक अध्ययन का सिद्धांत हिग्स तथा एलन के द्वारा दिया गया था। तो विकल्प ए सही है। इस प्रश्न बैंक के जो शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसके लिए भी हम पृथक से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आशा है आज के इस वीडियो में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने बनाए हैं आप इनका अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त हों। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।